तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की लाइव क्लास में। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम बात करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों पर, जिसकी जो क्लास थी वो आफ्टरनून में अपलोड हुई थी और सारे के सारे प्रश्न आज के उसी वीडियो से होने वाले हैं। नए जुड़े लोगों के लिए दो नई सूचनाएं हैं। तो पहले आपको प्रश्न संख्या का उल्लेख करना है, उसके बाद में अपने उत्तर को लिखना है, यानी कि आपको एक लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करना होता है। और मैं जब चारों विकल्प पढ़ने के बाद मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, तो जब मैं चौथा विकल्प पढ़ देता हूं इसके बाद में आप अपने जवाब को लिखिएगा। तो पहले प्रश्न के साथ में हम आज की लाइव क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में आयोजित भारत अमेरिका इंडिया आइडिया समिट जो ये हुई है भारत की ओर से, इसे किसने संबोधित किया है। तो अभी हाल ही में एक इंडिया आइडिया समिट हुई है भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों के लिए, और इसको किसने भारत की ओर से संबोधित किया है। ऑप्शन ए है रविशंकर प्रसाद जी ने, ऑप्शन बी है अमित शाह जी ने, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर ऑप्शन डी है थावर चंद गहलोत जी ने। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल ही में आयोजित भारत अमेरिका इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित किया हुआ है। ऑप्शन ए है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, या फिर ऑप्शन डी है थावर चंद्र गहलोत। तो एक लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए, रविशंकर प्रसाद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर थावर चंद्र गहलोत, कौन है वह व्यक्ति जिन्होंने हाल ही में आयोजित भारत अमेरिका इंडिया आइडियाज समिट में पार्टिसिपेट किया है और उसे संबोधित किया हुआ है। 10 सेकंड का समय है आपके पास में, तो फटाफट मुझे इसका आंसर टाइप करके बताइए कि हमारे आज के पहले सवाल का सही जवाब क्या है। वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत अमेरिका इंडिया आइडियाज समिट को भारत की ओर से संबोधित किया है। आज के अखबार की यह प्रमुख सुर्खी भी रही थी और इस खबर के बारे में मैंने आपको इन डिटेल चीज़ें बताई हुई भी हैं। तो 10 सेकंड का समय धीरे धीरे खत्म हो गया। चलिए यहाँ से हम आज के अपने पहले प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न था कि अभी हाल ही में आयोजित भारत अमेरिका इंडिया आइडियाज समिट को भारत की ओर से किसने संबोधित किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में आयोजित भारत अमेरिका इंडिया आइडियाज समिट को भारत की ओर से संबोधित किया हुआ है। तो पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, G20 देशों की डिजिटल मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है कि G20 देशों की जो डिजिटल मंत्री हैं उनकी एक बैठक हुई है, वर्चुअल बैठक हुई है, जिसको भारत की ओर से प्रतिनिधित्व भारत की ओर से उसमें किसने किया है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन बी है गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, या फिर IT मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने। तो वो कौन से मंत्री हैं जिन्होंने G20 देशों की जो डिजिटल मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई है, क्योंकि कोरोना के कारण कोई बैठक तो हो नहीं पा रही है, ऐसे में सारी की सारी बैठकें जो हो रही हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही हैं। तो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से भारत की ओर से एक मंत्री हैं जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया हुआ है। अब वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री या फिर IT मंत्री हैं, कौन है जिन्होंने G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया हुआ है। दो लिख करके फिर ए लिख दीजिए नरेंद्र मोदी कहने के लिए, दो लिख करके फिर बी लिख दीजिए अमित शाह कहने के लिए, दो लिख करके फिर सी लिख दीजिए राजनाथ सिंह कहने के लिए, और दो लिख करके फिर डी लिख दीजिए रविशंकर प्रसाद कहने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर IT मंत्री रविशंकर प्रसाद, कौन है वह व्यक्ति जिन्होंने G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। दो लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि G20 देशों की जो हमारे डिजिटल मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई है, इसमें भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया हुआ है। तो चलिए आज के हम अपने इस दूसरे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारे आज के दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी ने क्या किया हुआ है कि जो वर्चुअल बैठक हुई है G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की, इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया हुआ है। तो हमारे आज के दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी जो हैं इन्होंने भारत की ओर से डिजिटल मंत्रियों के वर्चुअल बैठक में प्रतिनिधित्व किया हुआ था। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रविशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। ओडिशा के बालासोर, यहाँ पर जो बालाकोट लिखा हुआ है यहाँ पर आप बालासोर कर लीजिएगा, बालासोर। ओडिशा के बालासोर से एक
एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, इस मिसाइल का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ओडिशा के बालासोर से एक एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आपको बताना है इस मिसाइल का नाम क्या है। ऑप्शन ए है ब्रह्मास्त्र, ऑप्शन बी है ध्रुवास्त्र, ऑप्शन सी है नाग या फिर ऑप्शन डी है पिनाक। तो 3 लिख करके फिर ए टाइप कर दीजिए ब्रह्मास्त्र कहने के लिए, बी टाइप कर दीजिए ध्रुवास्त्र कहने के लिए, सी टाइप कर दीजिए नाग कहने के लिए और डी टाइप कर दीजिए पिनाक कहने के लिए। तो अब मुझे बताइए कि ओडिशा के बालाकोट से एक एंटी टैंक मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है, यह मिसाइल, इस मिसाइल का नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र, ध्रुवास्त्र, नाग या फिर पिनाक। 3 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट मुझे आंसर इसके टाइप कर दीजिए। तो हमारा आज का तीसरा प्रश्न था कि ओडिशा के बालाकोट से एक एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, इस मिसाइल का नाम क्या है? आपके 4 ऑप्शन थे ब्रह्मास्त्र, ध्रुवास्त्र, नाग और पिनाक। तो चलिए आज के हम अपने तीसरे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारे आज के तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ध्रुवास्त्र। दोस्तों जो ध्रुवास्त्र एंटी टैंक मिसाइल है, इसका परीक्षण कहाँ से सफलतापूर्वक किया गया? ओडिशा के बालासोर से किया गया है और यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच में यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बढ़ते ही यहाँ से हम आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। हमारा आज का चौथा प्रश्न क्या है? तो हमारा चौथा प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के भारत में उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है, इस वैक्सीन को भारत में किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के दौरान में जो कोविड-19 की वैक्सीन है, इसमें ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे है और भारत में भी इस वैक्सीन का उत्पादन होगा। हमें बताना है कि भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन किस नाम से किया जाएगा। ऑप्शन ए है कोविडशील्ड, ऑप्शन बी है कोविड केयर, ऑप्शन सी है कोरोनिल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 लिख करके फिर ए लिख दीजिए कोविडशील्ड कहने के लिए, ऑप्शन बी लिख दीजिए कोविड केयर कहने के लिए, ऑप्शन सी लिख दीजिए कोरोनिल कहने के लिए और ऑप्शन डी लिख दीजिए इनमें से कोई नहीं कहने के लिए। तो 4 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के भारत में उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है, इस वैक्सीन को भारत में किस नाम से जाना जाएगा? हमारे ऑप्शन थे कोविडशील्ड, कोविड केयर, कोरोनिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न, चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोविडशील्ड। इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे कोविडशील्ड के नाम से जाना जाएगा। जबकि जो कोरोनिल है, इसको पतंजलि ने कोरोना की दवा के रूप में प्रस्तुत किया था। हालांकि कुछ प्रतिबंधों के बाद में फिर इसे कोरोना की दवा न मान करके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली दवा के रूप में बेचने की अनुमति दे दी गई थी। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोविडशील्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का भारत में उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है और इस वैक्सीन को भारत में कोविडशील्ड के नाम से जाना जाएगा। तो हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोविडशील्ड। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने पांचवें प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। हमारा आज का पांचवा प्रश्न क्या है? तो हमारा आज का पांचवा प्रश्न है कि कौन से देश ने चीनी वाणिज्यिक दूतावास को तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है? तो दोस्तों एक देश है जिसने जिस देश में चीन का वाणिज्यिक दूतावास है, इस वाणिज्यिक दूतावास को तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा गया है और आपको बताना है ये कौन सा देश है। तो 5 लिख करके फिर ए लिख दीजिए नेपाल कहने के लिए, 5 लिख करके फिर बी लिख दीजिए भारत कहने के लिए, 5 लिख करके फिर सी लिख दीजिए भूटान कहने के लिए और 5 लिख करके फिर डी लिख दीजिए अमेरिका कहने के लिए। और मुझे बताइए वो कौन सा कंट्री है जिसने चीनी वाणिज्यिक दूतावास को तत्काल प्रभाव से बंद कर देने के लिए कहा हुआ है? नेपाल, भारत, भूटान या फिर अमेरिका। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट मुझे बता दीजिए 5 लिख करके ABCD कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। तो हमारा ये प्रश्न था कि किस देश ने चीनी वाणिज्यिक दूतावास को तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है? ऑप्शन थे नेपाल, भारत, भूटान और अमेरिका। तो दोस्तों हमारे पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका ने ह्यूस्टन में स्थित चीनी वाणिज्यिक दूतावास को तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है। इसके जवाब में बीजिंग ने कहा है कि इस प्रकार के कदमों से दोनों देशों के बीच के संबंध और खराब होंगे। हालांकि बीजिंग ने अभी यह साफ नहीं किया है कि चीनी वाणिज्यिक दूतावास को जो बंद करने के बाद में, ह्यूस्टन में बंद करने के बाद में, वो चीन में भी अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास को बंद करेंगे या फिर नहीं। लेकिन चीनी वाणिज्यिक दूतावास को ह्यूस्टन में जो है उसको बंद करने के लिए अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से चीन को कहा है। तो हमारे पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। बढ़ते हैं यहां से हम आज के अपने छठे प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज ही के दिन 1906 में मध्य प्रदेश में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। उन्हें किस आंदोलन में भाग लेने के कारण मात्र 15 वर्ष की आयु में 15 कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई गई थी? तो एक कहानी हम सबने पढ़ी हुई है जहां पर उनसे पूछा जाता है कि उनका नाम क्या है, वो बताते हैं आजाद।
उनसे पूछा जाता है कि उनका घर क्या है तो वो बताते हैं जेल। इस प्रकार से जो वो जवाब देते हैं, इसके बाद में उन्हें 15 कोड़े मारे की सजा दी जाती है। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में 1906 में आज ही के दिन, और इन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़े रहे। इसके अलावा काकोरी कांड से जुड़े रहे। लेकिन 15 वर्ष की आयु में जो इन्हें कोड़े मारे गए थे, 15 कोड़े मारे गए थे, यह किस आंदोलन में भाग ले रहे थे? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 6 लिख करके फिर ए टाइप कर दीजिए असहयोग आंदोलन के लिए, बी टाइप कर दीजिए फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कहने के लिए, सी टाइप कर दीजिए फिर भारत छोड़ो आंदोलन कहने के लिए, और डी टाइप कर दीजिए फिर इनमें से कोई नहीं कहने के लिए। तो आज ही के दिन 1906 में मध्य प्रदेश में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। उन्हें किस आंदोलन में भाग लेने के कारण मात्र 15 वर्ष की आयु में 15 कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई गई थी? हमारा आज का छठा प्रश्न ये था, और हमारे ऑप्शन थे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड का समय है, फटाफट हमें आंसर टाइप करके बता दीजिए कि हमारे छठे प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद जी को कौन से आंदोलन में भाग लेने के कारण 15 कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई गई थी। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी थे, इनको असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण 15 कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई गई थी। बाद में इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर अल्फ्रेड पार्क में इनको जब चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था, तो अंतिम गोली से इन्होंने खुद को गोली मार करके अपने प्राणों को त्याग दिया था। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने 7वें प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं हमारा आज का यहाँ पर 7वां प्रश्न क्या है। दोस्तों अभी जो हाल ही में लोनार झील थी, जो गुलाबी होने के कारण चर्चा में आ गई थी, आपको बताना है यह कौन से जगह पर है। ठीक है, तो स्टेट का नाम आप जान जाते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स और बाकी नाम दिए हैं, लेकिन मैंने उस स्टेट का नाम नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है झज्जर में, ऑप्शन बी है बुल्ढाना में, ऑप्शन सी है उदयपुर में, या फिर ऑप्शन डी है जयपुर में। तो हाल ही में गुलाबी हो जाने के कारण चर्चा में आई लोनार झील कहाँ पर है, ये हमारा आज का 7वां प्रश्न है। ए टाइप कर दीजिए 7 लिख करके झज्जर कहने के लिए, बी टाइप कर दीजिए बुल्ढाना कहने के लिए, और सी उसके बाद में टाइप कर दीजिए उदयपुर कहने के लिए, और डी टाइप कर दीजिए उसके बाद में जयपुर कहने के लिए। तो मुझे बताइए 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। हाल ही में गुलाबी हो जाने के कारण चर्चा में आई लोनार झील कहाँ पर अवस्थित है? झज्जर में है, बुल्ढाना में है, उदयपुर में है, या फिर जयपुर में है? इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने अभी और भी इससे पूछा हुआ है। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब फटाफट मुझे बता दीजिए, आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। हाल ही में गुलाबी हो जाने के कारण चर्चा में आई लोनार झील कहाँ पर अवस्थित है, सॉरी, और आपके ऑप्शन है झज्जर, बुल्ढाना, उदयपुर या फिर जयपुर। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब हम यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारे 7वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बुल्ढाना जिले में। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जो लोनार झील है यह अवस्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने 8वें प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं हमारा 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोनार झील का पानी किस कारण गुलाबी हो गया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में जो गुलाबी पानी हो गया है लोनार झील का, यह किस कारण से हो गया? अब इस कारण का पता चल गया, आप बताइए ये किस जीवाणु के कारण गुलाबी हो गया है। ऑप्शन ए है जुजाइनथिली जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी है हाइलो आर्चिया जीवाणु के कारण, ऑप्शन सी है राइजोबियम जीवाणु के कारण, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 8 लिख करके फिर ए बी सी और डी टाइप करके मुझे बताइए लोनार झील का पानी किस कारण गुलाबी हो गया है? जुजाइनथिली जीवाणु के कारण, हेलो आर्चिया जीवाणु के कारण, राइजोबियम जीवाणु के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? ए बी सी या फिर डी? तो मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, और मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि हमारे आज के 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। लोनार झील का पानी कौन से कारण से गुलाबी हो गया है? जुजाइनथिली जीवाणु के कारण, हेलो आर्चिया जीवाणु के कारण, राइजोबियम जीवाणु के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड का समय करीब करीब खत्म हो रहा है, तो फटाफट मुझे आंसर 8 लिख करके टाइप कर दीजिए और बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। लोनार झील का पानी किस कारण गुलाबी हो गया है? हमारा यह प्रश्न आज का 8वां प्रश्न था, तो हमारे इस 8वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हाइलो आर्चिया जीवाणु के कारण। तो हाइलो आर्चिया जीवाणु के कारण लोनार झील का जो पानी है वो क्या हो गया? गुलाबी हो गया है। और ये हाइलो आर्चिया नामक जीवाणु जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये खारे पानी में पाया जाता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मैं आफ्टरनून की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने 9वें प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न क्या है। तो चाबाहार जो प्रोजेक्ट है ये कौन से 2 कंट्रीज से रिलेटेड है? ये हमारा आज का 9वां प्रश्न है। आपको बताना है कि जो चाबाहार प्रोजेक्ट है यह कौन से 2 कंट्रीज से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है चीन और ईरान से, ऑप्शन बी है भारत और ईरान से, ऑप्शन सी है ईरान और नेपाल से, और ऑप्शन डी है नेपाल और चीन से। तो जो चाबाहार प्रोजेक्ट है ये कौन से 2 देशों से रिलेटेड है? ईरान चीन। ऑप्शन ए 9 लिख करके फिर लिख दीजिए, ऑप्शन बी टाइप कर दीजिए ईरान भारत कहने के लिए, ऑप्शन सी टाइप कर दीजिए ईरान नेपाल कहने के लिए, और ऑप्शन डी टाइप कर दीजिए
नेपाल, चीन कहने के लिए। मुझे बताइए चाबाहार प्रोजेक्ट कौन से दो कंट्री से रिलेटेड है? चाइना ईरान, इंडिया ईरान, ईरान नेपाल, या फिर नेपाल एंड चाइना? तो मुझे फटाफट बता दीजिए चाबाहार प्रोजेक्ट कौन से दो देशों से रिलेटेड है। आपके पास में 10 सेकंड का समय है, फटाफट मुझे इस प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? चाबाहार प्रोजेक्ट का संबंध कौन से दो देशों के साथ में है? वो कौन से दो देश हैं जिनके साथ में चाबाहार प्रोजेक्ट का संबंध है? इंडिया चाइना है, चाइना ईरान है, ईरान नेपाल, या फिर नेपाल चीन है? तो चलिए दोस्तों 10 सेकंड का समय हो गया। यहाँ से हम अपने 9वें प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारे 9वें प्रश्न का सही जवाब है भारत और ईरान। चाबाहार प्रोजेक्ट जो है वो भारत और ईरान से रिलेटेड है। दोनों की संयुक्त परियोजना है जहाँ पर एक पोर्ट विकसित किया जा रहा है ईरान में। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हम अपने 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है भारत में निर्मित पहला जो परमाणु रिएक्टर है उसने अपने पहले चरण को पार कर लिया है। यह कौन से राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है, भारत में निर्मित जो पहला परमाणु रिएक्टर है, इसने अपने पहले चरण को पार कर लिया है। और ये किस स्टेट में है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, या फिर ऑप्शन डी है झारखंड में। तो भारत में निर्मित पहले परमाणु रिएक्टर ने जब अपने पहले चरण को पार करने के बाद में ये चर्चा में आ गया है, आपको बताना है ये कौन से स्टेट में है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, और फिर ऑप्शन डी झारखंड में। तो 10 लिख करके फिर ABCD टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। आज की कक्षा से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगर आज आपको कक्षा से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस कक्षा को लाइक करें। अगर अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर देंगे तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। बाकी सारे ग्रुप लिंक्स और पुराने वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐड हैं, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही अगर बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको लाइव क्लास की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप ग्रुप में हैं तो लिंक वहाँ पर पोस्ट होता है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम आज के अपने 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारे आज के 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात में। जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, ये जो पहले चरण को पार करने के बाद में चर्चा में आया है, ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। ठीक है, गुजरात के काकरापारा में ये अवस्थित है, और वहीं पर जो पहला ये परमाणु रिएक्टर है भारत में निर्मित, इसने अपने अंतिम पहले चरण को पार कर लिया है, और ये गुजरात राज्य में। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। तो आज की कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। थैंक यू।